So hello everyone. So this is our second video of data analysis with pandas. हम लोग ने डेटा को क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें उनको एक्सेस कैसे करते हैं, बेसिक चीजें उसमें कैसे क्या एक्सप्लोर करते हैं, वो सब चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन में कि डेटा को, अगर मेरा डेटा बन गया है, एवरीथिंग इज डन, नाउ आई वांट टू मेक सर्टेन चेंजेस, आई वांट टू मेक सर्टेन मैनिपुलेशंस व्हाटसोएवर। तो अब हमें इसको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटा को क्लीन करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। अपने डेटा को क्वालिटी डेटा में क्रिएट करना है, हमें नए फीचर्स क्रिएट करने हैं या ओल्ड फीचर्स में हमें कुछ रिफाइनमेंट्स करना है। सो हम लोग डेटा फ्रेम से कैसे करते हैं। सो फर्स्ट डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली डेटा फ्रेम लिया। ना व्हाट इज आर डेटा फ्रेम, लेट मी शो यू फर्स्ट कि हम लोग ने जो फर्स्ट वीडियो में बनाया था डेटा फ्रेम, ये रहा, ठीक है। हम लोग इसी को ही यूज कर रहे हैं। सो अब मैंने क्या किया, अब देखो इसमें क्या है, ये कॉलम्स मेरे बने हुए थे, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं इसमें और फीचर्स क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं इसमें और कॉलम्स क्रिएट करना चाहती हूँ। सो आई विल सिंपली कॉल द df एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं वो नाम लिखूंगी जो मैं फीचर क्रिएट करना चाहती हूँ, उसको मैं जो भी हेडर रो होती है उसका मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगी। अगर अगर ये रिटर्न करके, इसका मतलब क्या है, अगर रिटर्न करके कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसी में ही चेंजेस कर देगा। तो रिटर्न नाम का तो कोई कॉलम नहीं है हमारे में, ठीक है, रिटर्न नाम का तो कोई नहीं है, सो इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम। सो इट विल कैसे क्रिएट करेगा, जैसे कि हमने क्लोज वेरिएबल लिया, जैसे ऐसे कॉल करते हैं ना df, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको कॉल किया, एंड मैं उसमें क्या चेंजेस कर रही हूँ, जैसे हम लोग df डॉट करते थे, ठीक है, वेरिएबल एंड डॉट फंक्शन। सो नाउ दिस इज माय वेरिएबल df क्लोज, एंड उसका मैंने फंक्शन कॉल किया है pct चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि एक रो का दूसरी रो के बाद कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। पर बेसिकली क्लोज टी माइनस वन डिवाइडेड बाय क्लोज टी माइनस वन, मतलब कल से कंपैरिजन में आज कितना क्लोज प्राइस बढ़ा या घटा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और ये हमें फ्लोट में आंसर देता है, लिखा हुआ है, फ्लोट में आंसर देता है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो मेरा रिटर्न कॉलम बन गया। देन मुझे एक हाई लो, मुझे एक रेंज का भी क्रिएट करना है, तो मैंने df हाई लिया एंड मैंने df लो से उसको, और df लो में उसको माइनस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा डेट कॉलम है मुझे उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी हम लोग डेट स्टोर करते हैं बेसिकली वो स्ट्रिंग्स में स्टोर करते हैं। सो स्ट्रिंग्स में काफी सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, हमें अलग अलग कुछ चीजें करनी है, जैसे हमें अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा मिनट का है, हमें मिनट को डे वाइज में कन्वर्ट करना है, मिनट को हमें 5 मिनट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। सो वो सब चीजें हम स्ट्रिंग्स में नहीं कर सकते हैं। सो हम डेट को मोस्ट हमेशा, दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस, उसको डेट टाइम में ही कन्वर्ट करो। सो उसका फंक्शन क्या है, टू अंडरस्कोर डेट टाइम, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे अपना डेट डाल दो, और भी इसमें काफी सारे, मतलब इस ये भी खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे हमें चीजें इसमें मिलती जाएंगी। इसमें काफी सारी चीजें आप कर सकते हो, काफी सारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, अपने डेट टाइम को, स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कॉलम का नाम दे दिया कि मुझे इस कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, और अब मैंने यहाँ पे डे क्रिएट किया। अब जैसे कि अगर मेरा स्ट्रिंग होता तो मैं ये काम नहीं कर पाती, ठीक है। सो मैंने अगेन अपने वेरिएबल को कॉल किया जो कि डेटा में कन्वर्ट हो चुका है, डॉट dt डॉट डे नेम, ठीक है। अब मैंने dt से मैंने एक डे नेम को कॉल किया है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी सीरीज को जो भी हमारा डेट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, उसमें ये हमारा डे देगा, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी कि मेरा डेटा फ्रेम क्या क्रिएट होता है, डेटा फ्रेम विथ न्यू कॉलम्स, इसका सॉरी, डेटा फ्रेम विद न्यू कॉलम्स इसका प्रिंट स्टेटमेंट है। ये रहा, देखो एक रिटर्न कैलकुलेट हो गया। अब देखो यहाँ पे नैन वैल्यू है, ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई क्लोज प्राइस था ही नहीं, हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें नन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बाकी सारी कैलकुलेट कर दी, हाई लो भी क्रिएट कर दिया, डे भी डे लिया है, देखो कि एक्चुअल में 2024 फर्स्ट जनवरी को मंडे था, तो इसने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज नहीं कर पाते अगर आपका डेट क्या होता है, pd डॉट डेट टाइम पे कन्वर्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। नाउ अब मुझे मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करने हैं, फॉर एग्जांपल। सो मैंने क्या करा, सीधा रोलिंग रोलिंग डाला। रोलिंग क्या होता है,
कि मेरा जैसे फिक्स पीरियड है, 3 का मेरा विंडो साइज है, सो मैं 3 जो मेरा साइज है वो सेम रहेगा, बस मैं एक स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा, पहले फर्स्ट से थर्ड, ठीक है, फिर उसका सेकेंड से फोर्थ, फिर थर्ड से फिफ्थ, फिर उसके बाद फोर्थ से सिक्स, तो मेरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंक्लूडिंग बोथ। सो ऐसे करते करते मेरा विंडो साइज सेम है, बस हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो विंडो साइज 3, तो ये क्या करेगा, हमारा पिछले 3 विंडोज को क्या उठाएगा एंड उसमें जो जो भी क्लोज वैल्यू से हमारा क्या करेगा, एक मीन वैल्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द मूविंग एवरेजेस, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल एवरेज, नॉट एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉर्मल एवरेज। तो बस मैंने सिंपल मीन लिख दिया। सो इससे MA3 कैलकुलेट हो गया, मुझे 5 का चाहिए तो मैंने 5 लिख दिया, तो MA5 क्रिएट हो गया। सो लेट्स सी, अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे DF को कॉल किया, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है अंदर कि मुझे डेट चाहिए, क्लोज चाहिए, MA3 चाहिए, MA5 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने ये सारे कॉलम्स के नाम लिखे एंड उस लिस्ट को मैंने DF में अंदर इंडेक्स में डाल दिया, DF देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यूज डालते हैं, मतलब जो हमें चाहिए कॉलम के नाम्स डालते हैं। तो उसके लिए मैंने उसकी जगह क्या किया, मैंने एक लिस्ट डाल दी, तो अब उन सब के मिल जाएंगे मुझे इकट्ठे। जैसे यहाँ पे हम लोग DF यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें एक ही चाहिए होता है तो हमने सिंपल डी अपडेट कर दिया, लेकिन अगर मुझे 4-5 चाहिए तो अंदर मैं एक लिस्ट बना के डालूंगी और मैं उसमें सारे कॉलम्स के नाम डाल दूंगी, ठीक है, जो जो मुझे चाहिए। सो लेट्स सी, देखो ये डेट क्लोज MA3। अब देखो इसने, इसको 3 वैल्यूज चाहिए थी, तो इसने इस यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी, तो नहीं कैलकुलेट कर पाया। अब यहाँ पे इसके पास 3 वैल्यूज थी, तो इसने मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिया, और जो फिफ्थ है उसको यहाँ पे 5 वैल्यूज मिली, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर पाया, ठीक है। now if I want to calculate the returns, so एक तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने परसेंटेज रिटर्न में कैलकुलेट किया था, PCT चेंज, वही चीज है, बस यहाँ पे हमने बस मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया। सो दिस इज माय डेली रिटर्न्स जैसे होते हैं। अब एक होता है लॉग रिटर्न, ठीक है, तो इसका बेसिकली डिफरेंस है। तो लॉग रिटर्न कैसे होता है, लॉग रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमें numpy के फंक्शन की जरूरत है, ये अवेलेबल होता है np.log, ठीक है, ये PD में नहीं है। सो np.log मैंने कॉल किया एंड देन मैंने अंदर वैल्यूज क्या क्या डाली है, मैंने मुझे चाहिए था DF क्लोज, लॉग रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग क्लोज टी अपॉन क्लोज टी माइनस वन, मतलब आज का क्लोज डिवाइडेड बाय कल का क्लोज, और इसको इसका लॉग कर दो। सो ये लिखा है DF क्लोज डिवाइडेड बाय DF क्लोज डॉट शिफ्ट वन। ये शिफ्ट वन क्या करता है, एक रो ऊपर का डेटा उठाता है। सो इसका हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में किया, मैंने np डॉट लॉग किया, तो इनकी लॉग वैल्यूज आ गई। सो नाउ लेट्स सी आर डेली रिटर्न्स एंड आर लॉग रिटर्न्स। सो दिस इज हाउ इट इज कमिंग, ठीक है। अब नाउ रिमूव रोज विद नन। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैंने DF क्रिएट किया, अब देखो यहाँ पे भी नन वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे भी सारी नन वैल्यूज हैं। अभी तक हमारा डेटा में कोई नन वैल्यूज नहीं थी, यहाँ पे भी नन वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नन वैल्यूज है, मुझे मैं नहीं चाहती कि ये नन वैल्यूज रहें, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा कि जितने भी नन वैल्यूज हैं उन सबको ड्रॉप कर दो, और ड्रॉप करने के बाद मुझे पता हो कि मेरे DF की लेंथ कितनी है। तो अगर मैंने NA वाली, मतलब किसी भी सेल में अगर नन वैल्यूज हैं, वो पूरी रो ही हटा दो। सो उसके बाद इसमें इसने बोला कि अब कितनी रोज बची मेरे पास, तो इसने बोला कि सिर्फ एक ही बची। क्यों बची भाई, देखो इसने ये वाली रो हटा दी, ठीक है, जीरो इंडेक्स हट गया, फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स भी हट जाएगा, सेकंड भी हट जाएगा, थर्ड भी हट जाएगा, ठीक है। अब बस मेरे पास ये फोर्थ इंडेक्स बचेगा जिसमें वैल्यूज हैं। अब मैं इधर देख रही हूँ तो यस, फोर्थ इंडेक्स में यहाँ पे वैल्यूज है, सिर्फ एक ही इंडेक्स बचा मेरे पास, और बाकी सब के सब वैल्यूज जो है चली गई।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फिल्टरिंग डेटा। अगर मुझे डेटा को फिल्टर करना है तो उसके लिए क्या है, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे एक पर्टिकुलरली रेंज का ही डेटा चाहिए, मुझे यही डेटा पर्टिकुलरली डेटा चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे वो डेटा दो, ये मैंने क्लीन पे रखा था तो मेरा जो ओरिजिनल डीएफ है वो एज इट इज रहा, ठीक है। नाउ मैंने कहा कि मुझे बस वो वाला डेटा चाहिए जिसमें वॉल्यूम क्या है, वो कितना है, ये 1 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से ज्यादा हो। सो अब अगेन जिन्होंने भी लिस्ट वाली वीडियोस देखी उनको पता है कि अगर मैंने ऐसा लिखा है सिर्फ इतना डीएफ, मान लो कोई भी मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, इसको अब क्योंकि डीएफ वॉल्यूम क्या है, ये वेरिएबल, अभी सिर्फ डेटा फ्रेम नहीं बचा, दिस इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का डेटा है। सो बेसिकली क्या आपकी लिस्ट हो गई। सो अगर मैंने ये ऐसे किया है, मैंने इसमें एक क्या कहते हैं कंपैरिजन वाला कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, इसका मतलब ये इसमें मैंने कंपैरिजन किया है बेसिकली कि लिस्ट में ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो 10 लाख से ऊपर है। सो आपको पता होगा कि इससे वो क्या लिस्ट क्रिएट करेगा, आई गेस एवरीवन नोज, नहीं है तो देन यू नीड टू रिवाइज, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो लिस्ट क्रिएट की है, अब वो लिस्ट मैंने एज इट इज इसमें डाल दी, इसके इंडेक्स में। सो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, सिर्फ वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहाँ पे वॉल्यूम 10 लाख से ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये हाई वॉल्यूम में स्टोर कर दिया। अब ये अगेन ये वैल्यू, अब ये हाई वॉल्यूम क्या है, ये वो वाला डेटा फ्रेम है जहाँ पे वॉल्यूम 10 लाख से ज्यादा है, तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम को मैंने चेंज नहीं किया। तो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि अगर आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो तो उसको एक अलग डेटा फ्रेम में स्टोर करो ताकि जो आपको ओरिजिनल है उस वो हैम्पर ना हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से मुझे डेट क्लोज एंड वॉल्यूम वो चाहिए। सो लेट्स जस्ट सी, तो देखो इसमें सब में 10 लाख से ऊपर डेटा है। बाकी और भी हमारे पास डेटा थे जहाँ पे हमारे पास डेटा जो थे, जैसे ये है, ये 10 लाख से कम है, ठीक है, हमने 10 लाख इक्वलेंट नहीं डाला था तो हमारे में ये वाला भी चला गया, बस ये 1,20,000 सॉरी 12 लाख 11 लाख और 13 लाख वाला डेटा रह गया, बाकी सब चला गया, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू ऐड मल्टीपल कंडीशंस, तो अगेन मैंने क्या किया, ये पता है मैंने इससे क्या आएगा, ठीक है। आई एम नॉट रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट कि इससे क्या रिटर्न्स आए, कि इससे क्या आउटपुट आएगा, बिकॉज अगर मैं हर बार चीजों को रिपीट करती रहूंगी देन यू विल नॉट रिवाइज। अब क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि इससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि नहीं मुझे ये चीज याद नहीं है, मुझे दोबारा रिवीजन की जरूरत है, आप अपने नोट्स देखो, वीडियोस देखो, जो करना है करो। बट अगर मैं ऐसे हर बार आपको एक एक कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करती रहूंगी ना, तो वो चीजें नहीं याद हो पाएंगी एंड ट्रस्ट में वो नहीं होंगी। जब तक आपको वो चीज बैठ नहीं जाती ना दिमाग में कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये लिखा, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है, तभी आप कुछ उसको बढ़ पाओगे आगे, ठीक है। एंड अब मुझे दो दो चाहिए, दो कंडीशन चाहिए, तो मैंने इनको बस सर्कल ब्रैकेट में डाला और एंड लगाया सिंबल वाला, और मैंने दूसरा एज इट इज लिख दिया कि मैंने दूसरा दे दिया कि रिटर्न भी 0.01 से बड़ा होना चाहिए। एंड मैंने इस कंडीशन स्टेटमेंट्स को एज इंडेक्स डीएफ का दे दिया। अब मेरे पास आया हाई रिटर्न परसेंटेज वॉल्यूम, तो मैंने इसका डेटा क्लोज वॉल्यूम एंड डेली रिटर्न को प्रिंट करवाया। तो देखो अब मेरे पास ये 13 लाख वाला डेटा चला गया। क्यों 13 लाख में देखते हैं कितना रिटर्न था, तो हमारे इसमें 13 लाख में 0.51 का रिटर्न था, और हमने 0.01 रिटर्न से एक मिनट, डेली रिटर्न वाला ये रहा, तो इसमें जो रिटर्न था वो हमारा 0.01 था, ठीक है। एंड हमने मांगा था 0.01 से बड़ा होना चाहिए और इक्विवेलेंट वाला साइन नहीं डाला था, तो ये वाली रो कट गई। अब बाकियों में देखो है जो मेरा 11 लाख और 12 लाख का इंडेक्स क्या है, तो 12 लाख की ये फर्स्ट इंडेक्स है, अरे एक मिनट, 12 लाख कौन सा डेट का है, 2 तारीख का, तो इसमें भी तो 0.0, ये भी नहीं आना चाहिए था ना। ये क्या हुआ इसमें, अगर मेरा रिटर्न 0.01 से बड़ा होना चाहिए और 10 लाख होना चाहिए, तो 10 लाख तो तीनों से में है, बट 0.01 से जो बड़ा होना चाहिए वो 2 तारीख का, ये भी नहीं आना चाहिए था। 11 लाख है, ये आना चाहिए था बस, और ये 13 लाख है, तो ये क्यों आ गया।
अरे ये कुछ तो ग्लिच हुआ है इसमें। ये रो क्यों आई? ये तो नहीं आनी चाहिए थी। मैंने इक्विवेलेंट डाला ही नहीं है। डेली रिटर्न की बात हो रही है। डेली रिटर्न्स मेरे ये रहे 0.01 ही तो है। मे बी कुछ डेसिमल्स का वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 ही पॉइंट्स में देख रहे हैं ना। सो मे बी यहाँ पे और भी वैल्यूज हों, लाइक लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट। वेट अ मिनट। सो जो हमारा सेकंड डेट का मैं कैलकुलेट करती हूँ। सो 145.25 माइनस 143.75 143.75 इंटू 100। सो ये आ रहा है 1.04, ठीक है। सो थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, एग्जैक्टली बताती हूँ। सो इट इज 0.0104, ठीक है। अभी इस चीज को याद रखना, इसका आंसर जो पहले वाले का आंसर है वो आ रहा है 0.0104, ठीक है। और इसका देखते हैं कितना आ रहा है। 146.50 माइनस 145.75 डिवाइडेड बाय 145.75। सो इसका आंसर ओके, सो इसका आंसर आ रहा है 0.005। सो ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है, तो इसीलिए ये रह गया और ये आ गया, ठीक है। अब ये आप, अब हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोट का प्रेसिशन वैल्यू। सो अब भले ही यहाँ पे प्रिंट किया होकर आ रहा है, बट बिकॉज कहीं ना कहीं मेमोरी में फुल डेसिमल स्टोर हैं, तो इस वजह से ये क्वालिफाई कर पाया यहाँ तक, एंड ये क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि ये राउंड फिगर है। एक्चुअल में वैल्यू 0.005 है इसकी, 0005, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू 0.0104 है, तो 0.1 से तो बड़ा ही है, ठीक है, 0.01 से। तो इसलिए ये यहाँ पे क्वालिफाई कर गया एंड ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। गॉट इट। अब हम आते हैं सेक्शन 2 विच इज बेसिक एनालिटिक्स, जो कि हम लोग सेकेंड वीडियो में, बेसिकली थर्ड वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। So hello everyone, so this is the third video of data analytics with pandas. This is section 2 and basic analytics हम इसमें कवर करने वाले हैं। So basic analytics क्या है कि बेसिकली हम इसका थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे एनालिसिस हैं, डेटा रीड करना वगैरह वगैरह, वो उसमें देखने वाला है। सो फर्स्ट इज दिस रैंडम सीड। ये रैंडम सीड क्या होता है कि देखो रैंडमली काफी डेटा जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने रैंडम डॉट रैंडम किया तो एक मेरी रैंडम सीरीज जनरेट हो जाएगी, रैंडम डॉट नॉर्मल किया तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम सीरीज जनरेट हो जाएगी। लेकिन मैं उसमें एक सीड क्रिएट कर देती हूँ ताकि जितनी बार भी मैं इसको रन करूँ, सेम ही जो फर्स्ट टाइम पे रन होके जो डेटा जनरेट हुआ है रैंडमली, वही डेटा जनरेट होगा, ठीक है। ताकि अब इससे क्या होगा कि हम एनालिसिस कर पाए। अगर हम हर बार रन करेंगे और अगर हमने सीड नहीं डाला, तो क्या होगा, हर बार नया रैंडम डेटा जनरेट होगा, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि जो मैंने चेंजेस करे वो सही है कि नहीं करे, ठीक है। तो जब भी आप कोई डेटा जनरेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको एक सीड वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीड डाल दिया क्योंकि ये पड़ा रहेगा। सब हमारा जो कोड है, जो हमारा सिस्टम है, वो याद रखता है कि इस सीड पे ये पर्टिकुलरली वैल्यूज देनी है, तो वो वही वैल्यूज देता है, ठीक है। सो अगेन ये हम लोग पढ़ चुके हैं डेट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम भी क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने वैल्यूज दी हैं प्राइस, डिक्शनरी की तरह कि प्राइस इज द की एंड द प्राइस इज द वैल्यूज। एंड वॉल्यूम में भी मैंने एक रैंडम इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल, यहाँ पे हमारा फ्लोट वैल्यूज स्टोर हो रहा है, यहाँ पे हमारा रैंडम इंटीजर वैल्यूज आते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर लिए, ये भी मैंने रैंडमली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दीज आर द रिटर्न्स। तो ये मेरा डेटा हो गया, ठीक है। इंडेक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मेरा, ये फुल इज माय डेटा डेटा। देन कॉमा मैं इंडेक्स दे सकती हूँ, तो इंडेक्स मैंने किसको बना दिया, डेट्स को बना दिया। परफेक्ट। अब नाउ लेट्स सी आर सैंपल डेटा हेड 10। सो मेरी 10 वैल्यूज जो है आ गई। परफेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब। नाउ इधर आते हैं कोरिलेशन। अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं कोरिलेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करता हूँ, सिंपल, जो भी हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है, उसमें बस डॉट CO डबल R और सर्कल ब्रैकेट्स डाल दो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोरिलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, पियर्सन चाहिए, स्पीयरमैन चाहिए, कैंडल चाहिए, सो जो भी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इट इज पियर्सन, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स सी क्या कोरिलेशन आया है. ये देखो, जितने भी मेरे वेरिएबल्स थे, प्राइस, वॉल्यूम एंड रिटर्न्स, उनका आपस में कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया. प्राइस, वॉल्यूम, रिटर्न्स, प्राइस, वॉल्यूम, रिटर्न्स. So this is how we create the correlation matrix. Now, अब मैंने एक नया कॉलम बनाया, that is volatility 20. अब मैंने क्या किया, रिटर्न्स को कॉल किया, मैंने उसमें रोलिंग किया, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं. रोलिंग किया, मैंने यहाँ पे विंडो साइज 20 डाला. डॉट std, मैंने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया. इट इज बेसिकली, हमें वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी. वॉलेटिलिटी क्या होती है, वेरिएंस होता है. ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया एंड देन उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारा वॉलेटिलिटी कैलकुलेट हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट. ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है ये. सो मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किया, मैंने रोलिंग पिछले 20 दिन का, मैंने पिछले 20 दिन का डेटा लिया रिटर्न्स का, एंड उसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करने के बाद मैंने उसको स्क्वायर रूट किया. सो मुझे पिछले 20 दिन की वोलेटिलिटी जो है वो वोलेटिलिटी 20 में आ गई. सो लेट्स सी, आखिरी के 10 दिन की वोलेटिलिटी देखते हैं. सो आखिरी के 10 दिन की वोलेटिलिटी देखते हैं. सो देखो, दिस इज हाउ वोलेटिलिटी इज क्रिएटेड. ठीक है, अब ना कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे कि अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है रिटर्न्स का, तो डॉट मीन किया. ठीक है, अब क्योंकि इसमें काफी सारा डेसिमल वैल्यू आएगा, रिटर्न्स ऑलरेडी फ्लोट है, सो मीन विल गिव यू द मीन वैल्यू. मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. ठीक है, एंड मुझे मीडियन चाहिए तो डॉट मीडियन, डॉट एसटीडी फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्क्यूनेस चाहिए तो डॉट स्क्यू, कुर्टोसिस चाहिए तो डॉट कुर्टोसिस, ये सब कर दिया. सो इससे क्या है, हमारा एक जो भी हमें स्टैटिस्टिक्स बेसिकली चाहिए होते हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड, वो सब हम इससे कैलकुलेट कर देते हैं. ठीक है, सो दीज आर द रिटर्न्स. नाउ अब मुझे वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करना है, क्वांटाइल्स, परसेंटाइल्स बेसिकली. सो क्वांटाइल्स कैलकुलेट करने के लिए डॉट क्वांटाइल, एंड जो भी आपको क्वांटाइल वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे 95 वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब यहाँ क्वांटाइल से ये मत सोचना है कि हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करें. क्वांटाइल इज बेसिकली योर परसेंटाइल ओनली. ठीक है, बस इतना ही समझो कि अगर मुझे 95th चाहिए, ठीक है, मुझे 95th परसेंटाइल चाहिए, सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डालूंगी 0.05, बेसिकली 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 100. या फिर 95% है तो कितना परसेंटेज बचा, 5%, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया. 95 परसेंटाइल चाहिए तो मैंने यहाँ पे 5% किया, तो मुझे उसका क्वांटाइल कैलकुलेट हो गया. 99 परसेंटाइल चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 1 परसेंटाइल लिख दिया, तो दिस इज क्वांटाइल. तो मेरे परसेंटाइल वैल्यूज भी कैलकुलेट होकर आ गए. तो देखो, ये मेरी 95 परसेंटाइल, ये मेरा 99 परसेंटाइल. ठीक है, अब नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ शार्पी रेशियो, सो देखो बस रिटर्न्स का मैंने मीन कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय मैंने रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्क्वायर रूट, बेसिकली मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस होता है. सो इसका आपका शार्पी रेशियो भी कैलकुलेट होगा. सो दिस इज द थिंग्स कि आप पैंडास डेटा फ्रेम से, पैंडास से आप कितनी चीजें बहुत ही इजीली एक लाइन में सॉल्व कर लेते हो. यही सब चीजें अगर पैंडास नहीं होती तो आपको मैनुअली इन सबके कोड्स लिखने पड़ते हैं. सो बस आपने क्या किया, कॉल किया उसको मीन, डिवाइडेड बाय कॉल किया उसको स्टैंड, और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड, मतलब दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड उसका स्क्वायर रूट कर दिया. सो आपका यहाँ पे शार्पी रेशियो भी कैलकुलेट होकर आ गया. Done. Now for the section 3 we'll cover in the next video. So अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि this is going to be the very important topic for you all. Till section 2, अब हम लोग section 3 next video में complete करेंगे. Bye bye.